हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हिम्मत जो पूछ दे बेटी से, बेटा तू किससे बातें कर रही? अंदर का मर्द मर चुका है। झूठ बोलते तेरे बेटे कि मैं मुसलमान था इसलिए मुझको फेल कर दिया। झूठ। अभी 3 दिन पहले रिजल्ट आया। हजरत आज से मौलाना इसराइल साहब, आज से 4 साल पहले बलियावी के आंखों के आंसू थमे नहीं कानपुर से दिल्ली तक। मेरे ख्याल से हमको तकरीर खत्म कर देनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जो भाई कुर्सी पर है ना, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे सट भैया, आगे बढ़ जी, कुर्सी समेत आ गए जी। आप लोग आगे आ जाओ ना भैया, जो उधर बैठे हो आगे आ जाओ ना। कुर्सी लेके आ जाइए, कुर्सी लेके आ जाइए। यही सारी वजह है मैं जलसों में अब जाना कम कर दिया हूँ, नहीं जाता हूँ, क्योंकि लोग जो चाहेंगे वो मैं नहीं कर सकता। क्यों वक्त अपना बर्बाद करेंगे हम? आजकल बलियावी की तकरीर हो रही है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, हॉस्टल में, लॉज में। अभी लॉ कॉलेज इलाहाबाद में तकरीबन 700-750 बच्चे थे। बलियावी अपनी मिशन की गुफ्तगू वहां करता है। क्या कर सकते हो? देख रहे हो जवान है किस तरह से बेशर्मी पर उतरा। चलो अब आ गया हूं तो 10 मिनट और बर्दाश्त कर लो, वरना ऐसे माहौल के लिए मैं नहीं जिंदा हूं। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह सवेरे चुके जब दिल्ली से, पटना से दिल्ली निकलता हूँ तो राजधानी के हर स्टाफ को मालूम है कि बलियावी को कानपुर में अखबार चाहिए तो चाहिए। तो फर्स्ट क्लास के केबिन में अकेले था। नॉक किया, केयर टेकर बोला सर कानपुर। मैंने कहा अखबार लाए हो? बोला सर। मैंने कहा दे दे। पहली सुर्खी थी कि बनारस का रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस बन गया। यानी बनारस के रिक्शा चलाने वाले का बेटा कलेक्टर बन गया। ये आईएएस क्या समझेंगे? अगर आईएएस समझ जाते तो शायद ये माहौल नहीं होता, रंग कुछ और होता। अरे ये तो बढ़िया जींस समझे हैं, अच्छा मोबाइल समझे हैं, इन्होंने कलम समझा नहीं तो इनके वजन को कोई क्या समझेगा। जिस कौम ने सिर्फ जबान की लज्जत समझी हो,
उस कौम को समझने के लिए कोई अपना दिमाग क्यों खराब करेगा, बल्कि उनके दस्तरखान पर कुछ और लजीज चीजें भेज देगा ताकि उसी में उलझे रहो। लेकिन जंगल में रहने वाले आदिवासी अपने को समझ गए। बेशक हक है, बेशक। कांशीराम मायावती के लोग अपने वजूद को समझ गए। वाह भाई वाह। मुलायम भाई के लोग अपने हैसियत को समझ गए। मुसलमान अब तक यही समझा है कि हमको किसी को सिर्फ हराते रहना है। जब तक आप किसी को हराओगे उसको कोई जीतने से कोई नहीं रोकेगा। और जिस दिन दुनिया को हराने की फिक्र छोड़कर अपनी औलादों को जिताने की बात करोगे, उस दिन तेरे बेटों को जीतने से कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। बेशक हक है बहुत। और जिताने के लिए पहली जरूरत है कलम। तब बलियावी कहता है बंद करो बारात ले जाना, बंद करो शादियों में गांव सजाना, बंद करो खेत बेचकर दावत खिलाना, बंद करो कर्ज लेकर वलीमा खिलाना, मस्जिदों में बेटा और बेटी का निकाह कर दो, उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। और पढ़ने वाला तू इतनी मेहनत करके पढ़ कि तेरे हाथ में पावर वाला कलम आ जाए। जिस दिन तूने अपने बेटों के हाथ में पावर वाला कलम दिला दिया ना, कसम खुदा की उसी दिन एक नया इनकलाब आएगा। और हमारी कौम के ये बेटे अपने आलिमों का हाथ चूम कर कहेंगे, हजरात मेहराब में खड़ा होकर रजा के मसलक का मुसल्ला आप बचा लो, पावर वाले कलम की नोक से मस्जिदों का मिनारा हम बचा लेते। इसके लिए नीचे आना होगा। जैसे ही मौलाना कानपुर में देखा रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस हो गया। इस बीच में कुछ जर्नलिस्ट लोगों को पता चला बलियावी इसी ने, ताबड़तोड़ पूरी टीम आ गई इंटरव्यू के लिए। एक ही इशू है, तेरे बलियावी के पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। और उस वक्त तो आलम यह है कि बलियावी रो भी नहीं सकता था। आज भी मेरे आंसू थमते नहीं। जैसे ही नजर पड़ी कि बनारस का रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस हो गया, दिल में ये ख्याल पैदा होते रहा, काश अखबार वाला ये लिखा होता कि सब्जी बेचने वाला, खेत जोतने वाला, मुर्गी बेचने वाला मुसलमान का बेटा आईएएस हो गया। तो आज मुझे कितनी खुशी होती। मेरे अजीज, अगर वाकई तुझको अपनी मां से मोहब्बत है और वाकई तुझको अपनी कौम की बेटियों से मोहब्बत है और वाकई तुझको अपनी मस्जिदों के मीनारों से मोहब्बत है, तो अल्लाह के वास्ते रहम करो। हजरत मैं उस बच्चे से मिलने के लिए आया था। जब मैं बनारस पहुंचा हूं तो मेरे पहुंचते के से पहले यानी रिजल्ट आने के ठीक तीसरे दिन बाद, उस वक्त उत्तर प्रदेश की हुकूमत को जब चारों तरफ से जूते पड़ने लगे ना, तो जल्दी जल्दी उस बच्चे को
बनारस के दाल मंडी के एक होटल में जगह दी गई, इसीलिए कि छोटा एक्सीडेंट नहीं था, बहुत बड़ी बात थी। हिस्ट्री ने करवट लिया था, बेशक इतिहास पलट गया था कि रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस हो जाए। अल्लाह का शुक्र है कि इस मर्तबा 44 के करीब हमारे भी बच्चे आईएएस हुए। ये 3 दिन पहले का रिजल्ट है। बेशक हक है। और बलियावी तो इसलिए भी अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता है कि जिनके लिए बलियावी रात को उनके क्लास के लिए, उनकी फी के लिए, उनके ट्यूशन के लिए बलियावी न जाने कहां कहां हाथ फैलाता था। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से तकरीबन 16 हो गए हैं। 16। कुछ बच्चों ने फोन किया कि हम लोग आना चाहते, मैंने कहा अब नहीं आना, अब नहीं आना। उसमें से एक लड़के ने कहा कि क्या जुर्म कर दिया, रिजल्ट आ गया तो? मैंने कहा नहीं, अब नहीं आना। कहीं तुझे नहीं ये गुरूर हो जाए कि बलियावी जैसे लोग मेरे सर पे हैं और अल्लाह न करे मुझे ये कहीं घमंड हो जाए कि आज बलियावी के पास 16 आईएएस हैं। अब मत आना, जिस काम के लिए लग गए वो लगे। मेरे अजीज, अगर तुझको अपनी माओ की दूध की गैरत का एहसास है और तुझको अपनी बहनों की इज्जत से प्यार है तो अल्लाह के वास्ते रहम करो, बदलो माहौल को। जब मैं पहुंचा हूं हजरत, उस बच्चे को जैसे ही पता चला कि बलियावी साहब आए, होटल की छत से नंगे पैर नीचे आया। जैसे ही पैर छूना चाहा, मैंने कहा नहीं, तेरी जगह ये नहीं है, तेरी जगह सीना है। गले लगाया। मैंने कहा जिंदगी में कभी किसी का पैर मत छूना बेटे, अगर छूने को जी चाहे तो मां का छूना या बाप का, बाकी किसी का मत छूना। देखा कि बच्चा लगा झरझर झरझर रोने, बोल पड़ा मेरी मां का बचपने में देहांत हो गया, काश मेरी मां आज होती। उस वक्त मेरे हाथ में कलम था, मैंने कहा ये बहुत कीमती कलम नहीं है, एक मौलवी गरीब दे क्या सकता है, लेकिन कलम इसलिए लाया हूं कि जब भी लिखना तो इंसाफ लिखना, इंसाफ लिखना, जब भी लिखना तो इंसाफ लिखना। और चंद फूलों के गुलदस्ते, इसे गुलदस्ता मत समझना, हिंदुस्तान समझना, इसलिए कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां हर मजहब के फूल खिलते हैं। उसने मुझसे कहा कि आपको मैं बहुत पहले से जानता हूं। मैंने कहा कैसे? उसने जवाब दिया कि जब सन 1982-83 में दंगा हुआ था भागलपुर का, उस वक्त हम आपको कभी देखते थे टेलीविजन पर और टीवी पर। मैंने कहा वो बीते दिनों की बात हुई।
बेटे ये बता कि तुझको आईएएस बनने का जुनून कैसे सवार हुआ? गौर से सुनना। उस बच्चे ने जवाब दिया, मेरे बाबूजी रिक्शा चलाते थे। मैंने कहा ये मकान तो तेरा नहीं, ये तो होटल है। तो अपना मकान हमें दिखाएगा? अंधेरा पुल है ना बनारस में, कैंट के ठीक पहले, उसी के आगे गंदा एक नाला टाइप का है, वहीं पन्नी में वो पैदा हुआ था, प्लास्टिक की पन्नी में। उसने कहा मेरी जन्मभूमि वो है जिसको रातों रात उजाड़ा गया है कि कहीं हिंदुस्तान की रुसवाई न हो जाए, इसलिए उजाड़ा गया है। मैंने कहा इसे उजड़ने मत देना। जब दुनिया अपनी जन्मभूमि ढूंढते ढूंढते अयोध्या जा सकती है, तो तुम अपनी जन्मभूमि क्यों छोड़ोगे? ये आप लोगों के समझ में बात नहीं आएगी। मैंने कहा बता तुझको आईएएस बनने का जुनून कैसे सवार? सुन मेरे अजीज सुन। उसने जवाब दिया, बाबूजी रिक्शा चलाते थे, मां का देहांत हो गया, मुझसे बड़ी मेरी दीदी थी, मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। बाबूजी भोर में लौटते थे, रात को लौटते थे। एक दिन बाबूजी लौटे तो सुबह बाबूजी से उठा नहीं जा रहा था। मैं जैसे ही उठाया तो बाबूजी ने कहा कि मुझको ले चल नहला कुएं पर। मैं बाल्टी से पानी खींच के जैसे ही बाबूजी की सर पे डालना चाहा कि मेरे पिताजी की पीठ पर लाठियों के कई निशान थे। उस वक्त मैंने अपने पिताजी से कहा, बाबूजी मैं अब पढ़ाई छोड़ दूंगा, मुझको ईंट भट्टा पर काम लगा दो। आपको पुलिस वाले मारते हैं ना। मेरे बाप ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे बाप ने मुझसे कहा कि वचन दे मुझको कि मेरे मरने के बाद भी तू पढ़ाई नहीं छोड़े और तू इतनी मेहनत करके पढ़ेगा कि जिसने तेरे बाप की पीठ पर निशान डाले हैं ना, उसको तू अपना नौकर बना देगा। मैंने कहा तुम तैयारी कैसे की? वो जवान बोलते बोलते चीखने लगा। ये जो रेलवे लाइन माल गोडाउन के सामने जो मार्क्स लाइट है ना, उसी की रोशनी में पड़ता था। और जब बारिश और आंधी आती थी तो खड़ी माल गाड़ी के डब्बे के नीचे छुप जाता। जीआरपी पुलिस वाले मुझसे बुलाकर दारू मंगाते थे, मुझको मारते भी थे, लेकिन मैं इस लालच से यहां छुप कर पढ़ता था कि रोशनी मिलेगी। सुबह अखबार बेचता था, जो पुरानी किताबें सड़क के किनारे लोग बेचते हैं ना, वही किताबें ढूंढ ढूंढ करके। बलिया भी आपसे पूछना चाहता है, मेरी कौम के बेटों बताओ, एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा अपनी बाप की पीठ पर लाठियों के कुछ निशान देखे तो सब कुछ बदल गया। अरे और कितनी बेटियों की लुटी हुई आबरू की सीढ़ी देखोगे, और कितने
जिसर जले हुए शहरों की राख देखोगे और कितनी मस्जिदों के टूटे हुए मीनार देखोगे। हमारे मुल्क से बेहतर संविधान किसी दुनिया में नहीं, और हमारे मुल्क की अदालतों से अच्छी अदालत दुनिया में कोई और नहीं। लेकिन आज हमारे बच्चों के हाथ में सिर्फ कटोरा है, भीख का कटोरा, भीख का कटोरा। लिख लो, आज बलियावी कह के जा रहा तेरे दरवाजे से, अगर होश में नहीं आए तो आज नौकरी की भीख मांग रहे हो। 20 साल के बाद तेरे बेटे जिंदगी की भीख मांगेंगे, जिंदगी की भीख मांगेंगे और कहेंगे मुझको मार दो, अब मैं नहीं जीना चाहता, मार दो। लोग कहेंगे अभी तुझको नहीं मारूंगा, इसलिए कि 3 साल के बाद अभी चुनाव होना है, मेरे पोते को चीफ मिनिस्टर कौन बनाएगा, अभी तुझको नहीं मारूंगा। जब मेरा पोता चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा तब मारने के बारे में सोचूंगा। फैसला आप करो। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा करेंगे, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, मत अच्छा मकान बनाओ, छप्पर में रहने दो, मत बढ़िया लिबास दो, मोटिया मार्किन पहना दो, मत बारात ले जाओ, मस्जिदों में निकाह कर दो। उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो और पढ़ाकर पावर वाला कलम दिला दो। जिस दिन तेरे बेटों के हाथ में पावर का कलम आ जाएगा ना, याद रखना उसी दिन बंदगी और जिंदगी दोनों की तस्वीर संभल जाएगी। और उसके लिए जरूरी है कि अपने आप को पहचानो। एक आखिरी बात की इल्तिजा जो करने के लिए मैंने आपको रोक रखा था। क्या चाहते हो कि नबी की शरीयत में मदाखलत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? क्या चाहते हो? कितने लोग जवाब देना चाहते हो? हाथ उठा लो। सुभान अल्लाह। अब नारा लगा दे कोई जवान खड़ा हो के बीच से। सुभान अल्लाह। जोर से जवाब दो, जोर से। आए हाय। एक काम कर दो, हर गांव में मीटिंग बुलाओ, हर गांव में। गरीबों को मत कहो अमीरों, आप बुलाओ। भंगार वालों को मत बोलो सेठो, आप बुलाओ। बेशी ने ही हर गांव का सेठ एक जगह बैठ जाए और हर सेठ मिलकर तय कर ले कि हम 56 इंच के पेट वाले की चुनौतियों को कबूल कर चुके हैं और उसका मुंह तोड़ जवाब हम अपने दरवाजे से दे रहे हैं। 6 महीने के अंदर भूसा की तरह उड़ जाएगा वो। 6 महीने के अंदर भूसे की तरह उड़ जाएगा। सिर्फ एक काम कर दो, इलाके के जितने सेठो एक मीटिंग कर लो और एक मीटिंग करके यह तय कर दो कि किसी भी सेठ के बेटे की बारात नहीं जाएगी। बोल दो जोर से, जोर से, जोर से और जोर से। बेशी नहीं 50 सेठ मिलकर अगर तय कर ले कि किसी सेठ के बेटे की बारात नहीं जाएगी,
बल्कि बेटी वाला सेठ के दरवाजे आएगा और सेठ के दरवाजे ही सादगी के साथ निकाह हो जाएगा, ताकि न दौलत की नुमाइश हो, न फजूल खर्ची हो, और निकाह को इतना सस्ता बना दो, इतना सस्ता बना दो, इतना आसान बना दो कि कुफ्र की आंगन की बेटियां बोल पड़े कि इस्लाम का निकाह जब इतना अच्छा है तो इस्लाम का पैगंबर रसूलुल्लाह कितना अच्छा होगा। जरूरत इसी बात की है। आज रात को 12 बजे 1 बजे तक कुंवारी बेटियां घंटों बातें करती। अल्लाह के वास्ते अब रहम कर दो अपने बेटों पर। अरे बेटा तो वो अच्छा है जो अपने बाप से बढ़िया मोबाइल के बजाय कोई ऐसी चीज मांग ले जो कहे कि अब्बू हमारा फला इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दो ना, मैं मेडिकल कंपटीशन निकाल के दिखा दूंगा, इंजीनियरिंग निकाल कर दिखा दूंगा, स्टेट सर्विस कमीशन निकाल कर दिखा दूंगा, यूपीएससी बीपीएससी निकाल कर दिखा दूंगा। अगर इसकी चाहत हो जाए मेरी कौम के बच्चों पर। हजरत एक तंजीम हमारी है जो 2005 से संघर्ष कर रहे हैं, कौमी इत्तेहाद मोर्चा के नाम से, कौमी इत्तेहाद मोर्चा, और आज मुझे फख्र है कि एक से एक आफताब इसमें तैयार हो रहे हैं। और जब इसका चौपाल लगता है ना तो घड़ी कोई नहीं देख पाता है, रात कब बीतती है फजर की अजानी सिर्फ सुनाई देती है। पेन पेपर नोट पैड लेकर मेरे बच्चे बैठते हैं। अदालतों में बहस कैसे होती है, लॉ पढ़ने वाले बच्चे हमारे कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेते हैं। विधानसभा लोकसभा में अपनी बातें कैसे रखी जाए, देश के संविधान के किस आर्टिकल के तहत कौन सी बात की जाएगी। जब बच्चे डिबेट कर लिए बैठते हैं तो मैं सिर्फ बैठकर देखता हूं। इसलिए रात दिन खटने के बाद तब कहीं थोड़ा सा कुछ दिखता है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत हालात बदले हैं लेकिन कोई चेंजिंग नहीं आई है। तो गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, बनारस, भदोही, चले जाओ साउथ, चले जाओ बिहार, चले जाओ आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, इधर चेंजिंग ना आने की सिर्फ एक वजह है कि लोगों ने समझ लिया कि दौलत कमाकर हवेली बना लेना ये जिंदगी का मिशन है। उस खित्ते के लोगों ने ये समझ लिया है कि कुछ बनाओ न बनाओ, बेटा बना दो। बेटा वो बनाओ जिस पर भारत भी नाज करे, मेरी कौम भी फख्र करे। आज आने वाले दिनों में जरूरत इसी बात की है। मेरे अजीज, हिम्मत मत हार, मेहनत कर। बस आखिरी जुमला अर्ज कर दूं, एक बात बताओ, आदमी बीमार पड़ता है तो दवा लेता है कि नहीं लेता है? अच्छा मान लो आदमी बीमार पड़े और दवा दुश्मन की दुकान में मिले तो लेगा कि नहीं लेगा? दुश्मन की दुकान से भी दवा लेगा? नहीं लेगा। कुछ कह रहे लेगा, कुछ कह रहे नहीं लेंगे। अरे क्या करेगा, दवा नहीं लेगा? दुश्मन की दुकान में दवा है फिर भी लेगा? क्यों?
क्यों? तो डर के क्यों बोल रहे हो? क्यों लेगा? जिंदगी बचाने के लिए। ये 2 जुमले में कई जिल्द किताब देके जा रहा हूं, तन्हाइयों में खोल खोल के पढ़ते रहना। दुश्मन की दुकान में मिले तो भी लेगा। अच्छा, 5 रुपये की दवा अगर 500 में मिले तो लेगा कि नहीं लेगा? क्यों? जान बचाने। बलियावी तो यही समझा रहा है मेरे अजीज, इतनी मेहनत करके पाओ और इतनी संजीदगी से अपने बेटे को पढ़ाओ कि बीमार देश के लिए तेरा बेटा दवा बन जाए। और देखनी है तो आंखें खोल के देख, भारत का डिफेंस बीमार था। हुकूमत अटल बिहारी जी की थी, हक है बेशक। लेकिन बीमार डिफेंस की दवा का नाम एपीजे अब्दुल कलाम था। तो न चाहते हुए भी घुटने टेक करके कहना पड़ा, एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के बीमार डिफेंस की दवा तुम हो। तुम्हारी जगह त्रिवेंद्रम नहीं है, तुम्हारी जगह भारत का राष्ट्रपति भवन है। लेकिन गौर करो, चाचा अबुल कलाम के नाम से इतना फेमस होने लगे। बलियावी जब पार्लियामेंट पहुंचा है तो मैंने चुनौती देकर कहा था कि कहां है वो मजनू? अरे कोई तो आवे, भारत भक्ति के नारे देने वाले निकलो, हिसाब करो। पीएम की कुर्सी पर तुम रहे तो दौलत कितनी लुटाई, राष्ट्रपति की कुर्सी पर रहे तो भारत की दौलत कितनी लुटाई, और एक फकीर का बेटा, ईमान वाले की औलाद एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति की कुर्सी पर रहा तो हिंदुस्तान को इज्जत के साथ साथ हिंदुस्तान की दौलत कितनी बचाई है। जिस आदमी का घर भी आज देख लो, अरे यहां तो प्रधान जी एक बार जीत जाए तो बोलेरो पुराना वाला 3रे महीने में बदल जाए। बोलो सही है कि गलत? लेकिन आज भी उसका अल्वेस्टर का मकान बाकी है। इसलिए मेरे अजीज, ये सोच कर पढ़ कि हमें बीमार माशरे के लिए दवा बनना है। और जब पढ़ने के लिए तुझ पर जुनून सवार हो जाएगा ना, तो याद रखना, मंजिल मिलने से तुझे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें